जय हिंद दोस्तों। स्वागत है सभी का। आज से हम शुरू करेंगे एक नई श्रृंखला, नई सीरीज, नई ऊर्जा के साथ, नया जोश। एंशियंट हिस्ट्री हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे, जिसमें एंशियंट हिस्ट्री रहेगी। एंशियंट हिस्ट्री के बाद में हमारा मिडिल हिस्ट्री, मिडिल इंडिया, और उसके बाद आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया, पूरा इतिहास। और उसके सबसे बाद जब पूरा आधुनिक भारत पढ़ लेंगे, उसके बाद शुरुआत करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व का इतिहास। तो इतिहास की ये श्रृंखला आज से शुरू है और ये चलती रहेगी जब तक पूरी फिनिश नहीं हो जाएगी। बस आप लोगों का साथ चाहिए, सवाल करते रहिए, जवाब पाते रहिए, और ये श्रृंखला ऐसे ही चलती रहेगी। चलिए शुरुआत करते हैं एंशियंट हिस्ट्री से। तो एंशियंट हिस्ट्री में आके हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इतिहास के पिताजी कौन है। फादर ऑफ हिस्ट्री किसको बोलते हैं? फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री बोलते हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, हिस्टोरिका। ठीक है, इसी में इसी बुक से ही हिस्ट्री की शुरुआत हुई थी। तो इसको शुरुआत होती है, देखो पहले क्या होता है, हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद जो जो हमें साक्ष्य मिले हैं और उन साक्ष्यों का अध्ययन किया गया है, कौन सी विधि होती है, क्या करते हैं, उन सब का नॉलेज जो है इधर हम प्राप्त करेंगे। तो इसमें पूरा पाषाण काल। तो सबसे पहले क्या था? पाषाण काल मतलब स्टोन एज। सबने बचपन में छोटी छोटी किताबों में पढ़ा होगा स्टोन एज। अब ये स्टोन एज क्या थी? स्टोन एज ही शुरुआत होती है स्टोन एज से, क्योंकि हम सब पहले क्या थे? बंदर की प्रजाति के लोग थे, और पत्थर से ही हम सब कुछ बनाते थे, पत्थरों से ही शिकार करते थे, उसी से हमारा भोजन आहार की निर्माण होता था। तो जो भी है, पत्थरों से ही पहले हमने नॉर्मल ऐसे पत्थरों को फेंकना सीखा, उसके बाद हमने नुकीले पत्थरों को बनाना सीखा, नुकीले पत्थरों से फिर हमने औजार बनाना सीखे, और औजार जब बनाने लग गए तो फिर हम बेधड़क, पहले तो कोई भी जानवर, जंगली जानवर आता था और हमें खा लेता था, क्योंकि हमें उतना ज्ञान ही नहीं था। जब पत्थरों के शिकार करते समय जब पत्थर भी आपस में टकराए तो उससे चिंगारी उत्पन्न हुई, तब कहीं आग लग गई, तब तो हमें पता चला कि आग भी कुछ होता है। तो इस तरह से ये प्रोसीजर स्टार्ट होता है, और काफ़ी हजार साल लग गए, लाख साल लग गए, आज हम ये मॉडर्न होते होते। तो यही है आज के सेशन में, कि जब हम जंगलों में रहा करते थे, तब हम सोच रहे थे कि हम हमें मॉडर्न बनना है, हमें इंटेलिजेंट बनना है। आज हम मॉडर्न बन गए हैं, इंटेलिजेंट बन गए हैं, अपने अपने घर हैं। अब जंगलों में जाते हैं घूमने तो बोलते हैं यहाँ बहुत अच्छा है। तो इंसान को अच्छा तो कहीं लगता ही नहीं है। जब जंगल में रहते थे तब हम मॉडर्न बनने के लिए घर बना लिए और जंगलों से दूर हो गए। अब जंगलों में घूमने जाते हैं तो बोले ये जगह बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्राकृतिक है, नेचुरल है, और ज़मीन से जुड़ी हुई है। तो यही है, ऐसे ही चलता रहता है जीवन। चलिए शुरू करते हैं। बहुत ज्ञान हो गया आज के लिए। पाषाण काल को तीन भागों में बांटा गया है। पाषाण काल को, स्टोन एज को, तीन भागों में बांटा गया है। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। याद रखना, ठीक है? तीन भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल मतलब ओल्ड स्टोन एज, फिर मिडिल स्टोन एज, और उसके बाद न्यू स्टोन एज। तीनों में बाजा बांटा गया है। तो शुरू करते हैं पूरा पाषाण काल से। मीन्स पूरा पाषाण काल मतलब ओल्ड स्टोन एज, ये रखा लिखा हुआ ओल्ड स्टोन एज। अब ये ओल्ड स्टोन एज को भी तीन भागों में बांट दिया, क्योंकि इसका जो अंतराल है ना, जीवन है, बहुत ही लंबा है, इसलिए इसको तीन भागों में डिवाइड कर दिया। तो ओल्ड स्टोन एज को तीन भागों में बांट दिया। तो उसमें क्या क्या बोला? लोअर स्टोन एज, ये देखो पहला, ठीक है, लोअर स्टोन एज। उसके बाद मिडिल, लोअर स्टोन एज नहीं, लोअर ओल्ड स्टोन एज, निम्न पूरा पाषाण काल। उसके बाद आएगा मिडिल ओल्ड स्टोन एज, मतलब मध्य पूरा पाषाण काल। उसके बाद आएगा हाई ओल्ड स्टोन एज, उच्च पूरा पाषाण काल। इस तरह से, ठीक है। तो जो हमारा जो पूरा पाषाण काल है, इसी में क्या था? पैलियोलिथिक एज, आल्सो नोन एज प्री हिस्ट्री। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री क्या था? प्री हिस्ट्री में हमें कुछ साक्ष्य तो मिले हैं, पर हम बोलते हैं अलिखित, जिनमें कुछ लिखा ही नहीं गया है। ठीक है, प्री हिस्ट्री में क्या है? प्री हिस्ट्री में हमें जो साक्ष्य मिले हैं उनमें कुछ लिखा नहीं गया है, और
ओनली कुछ बनावटी चीज़ें, तो उनको हमने पढ़ नहीं पाया है, कुछ लिखा ही नहीं गया, तो उसको बोलते हैं अलिखित इतिहास। प्री हिस्ट्री मतलब अलिखित। उसके बाद प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री मतलब लिखा तो गया है लेकिन उनको पढ़ नहीं पाया हमने। ठीक है, जैसे कि हड़प्पा संस्कृति में, हड़प्पा सभ्यता में जो बहुत सी चीज़ें मिली जो हमने अभी तक नहीं पढ़ पाई हैं। तो इनमें क्या है, कुछ लिखा ही नहीं था, ओनली चित्रात्मक शैली से बनाया गया था, उसी से हमें पता चला जो भी पता चला। और उसके बाद आया प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री में लिखा तो गया लेकिन हम सब कुछ पढ़ ही नहीं पाए। और उसके बाद आता है लिखित इतिहास, सॉरी इतिहास, जो हिस्ट्री है वहाँ से हम शुरुआत। तो अभी प्री हिस्ट्री हो गया, प्रोटो हिस्ट्री हो गया और हिस्ट्री हो गया। अब देखते हैं लोअर स्टोन एज में हमने क्या किया। इसका कार्यकाल कब से था? 5 लाख वर्ष से लेके 50,000 वर्ष वर्ष तक, मतलब BC, बिफोर क्राइस्ट। 5 लाख वर्ष से 50,000 तक हमारा लोअर स्टोन एज था, जिसमें हमने क्या मोस्टली क्या क्या करते थे? कॉटाइज स्टोन का उपयोग करते थे। होमो इरेक्टस, जो औजारों का उपयोग करते थे। ठीक है। यूज ऑफ फायर, पूरा पाषाण का मतलब लोअर ओल्ड स्टोन एज में ही हमने फायर का खोज कर लिया था। मतलब चाइना की गुफा में हमें साक्ष्य मिले हैं कि वहाँ पे हमने सबसे पहले आग देख ली थी, आग का उपयोग करना सीख लिया। तो उसके बाद हैंड एक्स इन चेन्नई। चेन्नई में हमें साक्ष्य मिले हैं हैंड एक्स, मतलब हाथ की जो कुल्हाड़ी होती है, हाथ में लेके चलते हैं वो वाली। ह्यूमन स्कल इन मिडिल नर्मदा वैली, मतलब मिडिल नर्मदा वैली जो है, नर्मदा की घाटी में ह्यूमन ह्यूमन स्कल मिला हुआ है। भारत का एकमात्र जीवाश्म जो है लोअर स्टोन एज का, एकमात्र जीवाश्म है भारत का, क्या है? ह्यूमन स्कल। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। तो लोअर ओल्ड स्टोन को ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। और इनका जो टाइम पीरियड है ये भी बहुत जगह डिफरेंट मिलेगा, तो इतना इसमें टेंशन नहीं लेना कि यहाँ कुछ और लिखा होगा। तो इसका, इसमें कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। इसमें ओनली क्या है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं है, क्योंकि इतनी पुरानी चीज़ें हैं तो कहीं भी इनका लिखित में है नहीं। जो जो हमें साक्ष्य मिले हैं उनसे ये बदलता रहता है हमेशा। ठीक है, उसका बाद नेक्स्ट है मिडिल ओल्ड स्टोन एज। बताया ना, मध्य पुरापाषाण काल। इसका कार्यकाल कब का था? 50,000 वर्ष से लेके 40,000 वर्ष तक था। 50,000 वर्ष से 40,000। और तुम्हारा लोअर ओल्ड स्टोन एज कब से था? 5 लाख से 50,000। ये 50,000 से 40,000। तो इसमें हमने क्या देखा था? यूज ऑफ जैस्पर, चर्ट एंड फ्लाइन इन प्लेस ऑफ क्वार्टजाइज। जो क्वार्टजाइज स्टोन था उसकी जगह पे ये तीन तीन हमने ये अलग अलग तरह के यूज करना सीखा था। जैस्पर, चर्ट एंड फ्लिंट, ये सब पत्थरों के नाम हैं। उसका बाद यूज ऑफ फलक, एक प्रकार का औजार है, स्टोन को तोड़कर बनाया जाता है। ठीक है, इतना ही है इसमें, और ज़्यादा नहीं है। डॉग को पेट बनाया, मतलब कुत्ते को पालना शुरू कर दिया था। उसके बाद श्रृंगार, श्रृंगार के साधन जो है उनका यूज करना शुरू किया था। ठीक है, मिडिल ओल्ड स्टोन एज में, मध्य पुरापाषाण 50,000 40,000 साल तक। इनका बस टाइम पीरियड ऐड कर लो, दो तीन चीज़ें ऐड कर लो। जब लोअर ओल्ड स्टोन एज में क्या है, आग, हैंड एक्स और क्वार्टजाइज स्टोन का उपयोग करना सीखा। उसके बाद मिडिल ओल्ड स्टोन में क्वार्टजाइज से और थोड़ा आधुनिक हो गए थे, जैस्पर, चर्ट एंड फ्लिंट, इस तरह इनमें फलक नाम का हथियार। इसलिए मैंने तीन तीन चार चार ही पॉइंट ही लिखे हैं, ज़्यादा बढ़ाया नहीं है। हाई ओल्ड स्टोन एज में क्या है, उच्च पुरापाषाण काल। ये 40,000 से लेकर 10,000 साल तक माना गया है। ये सब BC है। ठीक है, BC, बिफोर क्राइस्ट। पहले वाले में लिखा था, इनमें लिखा नहीं है, ऑटो अंडरस्टूड होना चाहिए। उसके बाद है, हाँ, इसमें क्या था, होमोसेपियंस, मॉडर्न ह्यूमन का उदय हुआ था। हाई ओल्ड स्टोन एज मतलब उच्च पुरापाषाण का, 40,000 साल से 10,000 साल BC तक क्या है, होमोसेपियंस का उदय हुआ था। यहाँ के उपकरण जो है ब्लेड की तरह पतले और धारयुक्त बनाना सीख गए थे ये लोग, क्योंकि अपने बचाव करने के लिए हर योनि में लोग अब कुछ न कुछ तरीके की चीज़ें खोज कर ही लेते हैं कि इससे आज नहीं हुआ है तो कल इससे हो सकता है, उससे भी नहीं हुआ तो थोड़ा और, तो आधुनिक होते ही जाते हैं। समय के अनुसार इंसान की बुद्धि परिवर्तित होती रहती है। ऐसे ही ये हाई ओल्ड मतलब उच्च पुरापाषाण काल जो है, तो पुरापाषाण काल टोटल देखो कहाँ से, 5 लाख से लेकर 10,000 साल तक पुरापाषाण काल था। इसमें हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। 5 लाख से 50,000, 50,000 से 40,000, 40,000 से 10,000। ठीक है, उसके बाद आते हैं मिडिल स्टोन एज, मेसोलिथिक। मेसोलिथिक मतलब मध्य पाषाण काल। तो देखो, मिडिल स्टोन एज, मेसोलिथिक सब एम से ही है। मध्य पाषाण ये 9,000 से लेके 5,000 साल तक। तो अब ये देखो बीच का कुछ टाइम पीरियड होता है, जैसे 10,000 से लेकर 9,000 के कोई साक्ष्य नहीं। तो ये क्या होता है, कोई भी दो जब सभ्यताएं होती हैं,
एक का पतन होता है और दूसरे का उदय होता है, तो उसके बीच में कुछ टाइम पीरियड ऐसा होता है जो काउंट नहीं किया जाता है, क्योंकि एक का पतन और दूसरे का उदय दोनों संघर्ष में रहती हैं। पतन का कारण भी कई कारण हो सकते हैं और उदय के कारण भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन एरा होता है जिसको काउंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि साक्ष्य कुछ उदय के मिलते हैं कुछ पतन के मिलते हैं, इसलिए कुछ ना कुछ उसमें टाइम पीरियड छूट जाता है। तो इसमें हमने क्या किया था, मध्य पाषाण काल में हंटिंग, फिशिंग, फूड कलेक्शन करके जीवन का निर्वाह किया करते थे। तो हंटिंग किया, शिकार करना, फिशिंग मतलब मछली को मार के खाना, उसका बाद फूड कलेक्शन मतलब खाद्य संग्रह हम करने लग गए थे कि कोई भी ऐसी समस्याएं आए तो हम खाद्य संग्रह अगर हमने किया है तो हम बैठ कर भी खा सकते थे। औजारों में माइक्रो स्टोन का यूज करने लग गए थे, छोटे छोटे पत्थरों को पहना करके धारदार बनाना सीख गए थे, इसीलिए इस एज को माइक्रोलिथ भी किया, माइक्रोलिथ या मेसोलिथिक भी कहते हैं। यहाँ पे अंत्योष्टि की शुरुआत हो गई थी, द लास्ट राइट। हाँ, अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार देखो, हिंदू धर्म में क्या 16 संस्कार होते हैं। बच्चे के गर्भाधान से लेके और इंसान की मृत्यु तक जो अंत्येष्टि संस्कार होता है उसे 16वां संस्कार कहते हैं, मतलब आखिरी संस्कार। तो ये सारे संस्कार हम पढ़ेंगे। बहुत से लोगों को पता नहीं होगा 16वां संस्कार, 16वां संस्कार तो पता होगा लेकिन ये 16वां संस्कार क्यों बोला जाता है ये भी नहीं पता होगा। तो ये सब हम आपको आगे के आने वाले वीडियो में बताएंगे कि 16 संस्कार कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो अंत्येष्टि की शुरुआत इन्होंने कर दी थी। पहले, इससे पहले क्या करते थे, छोड़ देते थे, क्योंकि इतना ज्ञान नहीं था। तो बाद में क्या है, अपने सगे संबंधियों को ये लोग अंत्येष्टि करने लग गए थे। उसके बाद कांसी की खोज भी मध्य पाषाण काल में ही हो गई थी। ठीक है, कांसी की खोज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद न्यू स्टोन एज आ गया, नव पाषाण काल, 5000 से 3000 BC तक ऑलमोस्ट। यहाँ से हमारा जीवन जो है काफ़ी हद तक एक मतलब अच्छा जीवन बोल सकते हैं पाषाण काल के युग में। मतलब ओल्ड स्टोन एज, मतलब पूरा पाषाण काल से लेके और न पाषाण काल तक आते आते हम काफ़ी हद तक देखो हमने क्या है, कृषि करना भी सीख लिया था, पशुपालन भी करना सीख लिया था और पहिए की भी खोज कर ली। मतलब अगर पहिए खोज कर ली मतलब गाड़ियाँ भी हमने, लकड़ी की गाड़ी या किसी की भी हमने गाड़ियाँ बनाना सीख गए थे। उसके बाद बुर्ज होम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा कि बुर्ज होम, बुर्ज होम क्या होता है कि ये बुर्ज ट्री प्लेस या बुर्ज होम कश्मीर में मिले, जिसमें क्या है मालिक और के साथ कुत्ते को दफनाना शुरू कर दिया था। बुर्ज होम क्या है, कश्मीर की एक जगह है, एक प्लेस है। ठीक है, इसका नाम इसलिए रखा गया, कहाँ पे, वहाँ पे क्या है, एक बुर्ज नाम के पेड़ होते थे, बुर्ज नाम के पेड़ हुआ करते थे, तो इसीलिए उस जगह का नाम बुर्ज और बुर्ज प्लेस रख दिया। तो वहाँ पे जो घर बनाने, मतलब अ, लोग जो मर जाते थे तो जो अंत्येष्टि की जाती, अंतिम संस्कार किया जाता था, तो वहीं पे मतलब ज़मीन खोद के, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ वगैरह गिरती है, तो ज़मीन खोद के उसी में बंदे को दफना देते थे। तो वहाँ पे क्या है कि दफनाने की प्रथा तो मिली है, लेकिन वहाँ पे कुत्ते को, मतलब जो बंदा था मर जाता था, उसका अगर पालतू जानवर है तो उसके साथ ही उसको भी दफनाया जाता था। तो ये बुर्ज होम में मिला है। बुर्ज होम के लोग मृदभाण का यूज करते थे। मृदभाण हम बताएंगे आगे क्या होता है। इसमें युग में समाधान के भी प्रमाण मिले। युग में समाधान मतलब क्या है, दो लोगों को एक साथ दफनाना, जिसमें अक्सर देखा गया है किसी मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया गया साथ में। ठीक है, यहाँ पे विशाल शवों का ढेर, खेती की शुरुआत, आवास की व्यवस्था, ये सब यहाँ पे नियोलिथिक नवपाषाण काल में मिली है। उसके बाद गेहूँ जौ की खेती, कच्चे मकान रेक्टेंगल शेप में बनाए गए हैं। नवपाषाणकालीन स्थल भी कौन कौन से थे, देखो बुर्ज होम बताई दिया। उसके बाद कुम्हार की गुफा, गुफा कराल। उसके बाद कश्मीर, मालिकों के साथ कुत्ते को दफनाना। उसके बाद मेहरगढ़, पाकिस्तान में है ये, यहाँ पे कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं। उसके महदहा, गोलाकार झोपड़ियाँ, कोल्डिवा, धान की खेती के प्रमाण मिले हैं। विश्व का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है धान की खेती के प्रमाण। ठीक है, चौपानी मांडो, मधुमक्खी के छत्ते के आकार के मकान। रस्सी छाप मृतभाण, मृतभाण आगे बताएंगे। ठीक है, इतना टेंशन मत लेंगे, क्या है मृतभाण बोलते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसके बाद चिरांद कहाँ है, बिहार में। बिहार में क्या मिला है, अस्थियों और सींगों से निर्मित उपकरण। उसके बाद दाऊजली, दाऊजली असम में है, कृषि एंड पशुपालन के साक्ष्य। तो ये हमारे न्यू स्टोन एज के कुछ चीज़ें हैं, इनको आप रट लेना, कोई इतना इशू नहीं है। कुछ बहुत ज़्यादा हमने कवर नहीं किया है, ओनली इम्पोर्टेंट चीज़ें ही ली हैं, नहीं तो अगर इसको आप पढ़ोगे
इतना ज़्यादा पढ़ोगे और फंसने वाला 1-2 नंबर है तो आएगा, तो इसी में से आ जाएगा। और आपको एक टाइम पीरियड के हिसाब से आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे थी। ठीक है, उसके बाद कैलिकोलिथिक एज, ताम्र पाषाण काल युग। इसमें क्या था, आफ्टर 2300 से लेके आप मतलब देखो 3000 ईस्वी तक तो तुम्हारा नव पाषाण काल हो गया। उसके बाद ताम्र पाषाण काल भी आया था। इसको कहाँ अक्सर मतलब कुछ साक्ष्यों से पता चला है कि 2300 ईसा पूर्व से लेके ये कुछ मतलब 1800 ईसा पूर्व तक कुछ ये ताम्र पाषाण का था। इसमें क्या है, मेटल्स में सबसे पहले ब्रास का उपयोग हुआ था। ठीक है, इसीलिए इस युग को ताम्र पाषाण युग कहते हैं। ये मूलतः ग्रामीण सभ्यता थी। तो इसमें कई सारी संस्कृतियाँ, कई सारी सभ्यताएं थीं। तो जिसमें ये कुछ इम्पोर्टेंट हमने इधर कवर की हैं। कायथा संस्कृति है, मालवा संस्कृति है, आहार संस्कृति है, प्रवास संस्कृति है, सावलदा संस्कृति है, उसके बाद रंगपुर संस्कृति है, उसके बाद जोरवे संस्कृति है। तो इसमें हमने इनके आगे टाइम पीरियड भी लिखे हैं, 1700 से 1200, 2100 से 1500, 2000, मतलब कई सारी जगह पे ये संस्कृतियाँ चल रही थी। ये सारी समकालीन ही हैं लगभग। 1700 से 1200, 2100 से 1500, 2000 से 1600, 2300 से 2000, 1700 से 1400, 20 हैं सारी, 1400 से 700। तो ये क्या है, ये मेन जो मुख्य रूप से ताम्र पाषाण युग जो था वहाँ पे ये छोटी छोटी जगह पे ऐसे कुछ संस्कृतियाँ चल रही थी। ठीक है, तो इसमें बस यही याद कर लो, मूलतः क्या है, सभी ग्रामीण संस्कृतियाँ थीं। और ये कहाँ कहाँ पे हैं, चंबल नदी के किनारे है, नर्मदा नदी के पास है, उदयपुर में है, गुजरात के तटीय क्षेत्र में, महाराष्ट्र के धूलिया में है, गुजरात के तटीय क्षेत्र में है, महाराष्ट्र के दायमाबाद और इनाम गाँव में। और यहाँ पे सोना के आभूषण के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट देखते हैं, कार्बन डेटिंग विधि। यस, तो मृदभाण हम बताते हैं। मटका जो होते हैं ना, मटका इस टाइप के देखे ना, ऐसे मटके होते हैं, तो इन्हीं को मृदभाण बोलते थे। मिट्टी के बने हुए बर्तन, मिट्टी के बने हुए बर्तन। मृद, मृद मतलब मिट्टी, मृदा, और भाण मतलब बर्तन। तो मिट्टी के बने हुए बर्तनों के साक्ष्य मिले हैं, तो उनकी कार्बन डेटिंग विधि होती है। अक्सर सुनते रहते होगे कि कुछ कुछ भी साक्ष्य मिले, कहीं खुदाई हो रही थी, उन खुदाई में कुछ साक्ष्य मिले, वहाँ पे कार्बन डेटिंग विधि होती जा रही है। जैसे अभी ज्ञान वापी मस्जिद में चल रहा था कि इसकी कार्बन डेटिंग विधि करके पता करेंगे कि ये मस्जिद कब की बनी हुई है। तो ये कार्बन डेटिंग विधि हम यहाँ पे चर्चा करते हैं क्या होता है। इसमें क्या है, रेडियो कार्बन डेटिंग विधि जो है एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा ये पता लगाया जाता है कि कोई वस्तु किस काल से संबंधित है। मतलब ये वस्तु जो है लगभग कितने हजार साल पुरानी है, मतलब ये बात मान लो। इसमें क्या होता है, रेडियो कार्बन या कार्बन 14, C14 जिसको बोलते हैं, इसका एक रेडियो धर्म, कार्बन 14 का रेडियो धर्मी है, जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, जिसको C12 कहते हैं। C14 का एक आइसोटोप है C12। ठीक, इतना याद रखो। C14 का एक रेडियो धर्मी है आइसोटोप जिसे C12 कहते हैं। यह सभी सजीव वस्तुओं में विद्यमान होता है। ठीक है, किसी की मृत्यु के बाद उसके C14 में आई कमी को माप कर, C14 जो है सभी सजीव वस्तुओं में विद्यमान रहता है, हमारे हम में भी है, तुम में भी है, जो भी जिंदा हैं उनमें सब में C14 रहता है। जितनी भी चीज़ें हैं सभी में, सजीव चीज़ें जितनी हैं उनमें C14 अवेलेबल रहता है। C14 में आई कमी को माप कर उसके समय का निर्धारण किया जाता है। C12 जो है स्टैटिक होता है, C12 कभी कम ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, और C12 हमारा पर्यावरण में भी पाया जाता है, और C14 भी पर्यावरण में पाया जाता है। तो क्या है कि C14 और C12 के रेशियो से पता चलता है। जैसे C14 है, अगर C14 में आधा डिके हो गया, जो हमारा मापन क्या होता है कि C14 का मान लो C7 बचा। ठीक है, C7 अगर बचा तो आधा डिके हो गया। आधा डिके हो गया तो हम मान लेंगे ये 5000 साल पहले बनी हुई चीज़ है। बस इसी तरह से हम पता कर लेते हैं। C14 में जितना डिके होता जाएगा, ये क्या है, इसका क्षरण होता ही है। क्षरण मतलब कमी इसमें आती है, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जितने साल पुरानी चीज़ होगी उतना ही कार्बन 14 में कमी आती जाएगी। अगर एक मापन एक तरह से निकाला है कि लगभग 5000 साल में C14 जो है उसका आधा क्षरण हो जाता है। और आधा क्षरण हो गया तो जैसे ये मृदभाण है, मृदभाण जो है इसमें बहुत सारी मृदभाणों में भी कई सारी चीज़ें उपयोग हुई हैं। जैसे नवपाषाण काल में नॉर्मल मृदभाण मिट्टी के बने हुए यूज होते थे। उसके बाद हड़प्पा कालीन में क्या है, सारे चमकीले मृदभाण यूज होते थे, तो उसमें केमिकल भी यूज करते थे।
तो उन मृदवाणों से ये पता चला है कि ये केमिकल्स की भी खोज इन्होंने कर ली थी उन मृदवाणों से, जो जब उसका कार्बन डेटिंग विधि से उसकी एज का पता किया गया है। तो कार्बन डेटिंग विधि से क्या है कि हम नॉर्मली एज का पता करते हैं। जैसे कोई किसी का कंकाल मिला है तो उस कंकाल का भी हम कार्बन डेटिंग विधि से पता कर सकते हैं ये कंकाल कब का है। तो मतलब वही हो सके C14 में जितनी भी डिके हुआ हो, जितना क्षरण हुआ होगा, उसी से हम कैलकुलेट करके निकाल लेंगे कि ये कितने हजार साल पुराना कोई भी वस्तु है या कंकाल है। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति। अभी हमारा यहाँ पे पाषाण काल हमने ख़त्म कर दिया है, जिसमें हमारा एक बार फिर से रिवीजन करने क्या क्या था इसमें हमारा। पाषाण काल में तीन चीज़ें थी, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और निम्न पाषाण काल, नव पाषाण काल सॉरी। तो अब पुरा पाषाण काल को तीन भागों में डिवाइड कर दिया, जिसमें निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। तो जो 5 लाख से 5 लाख ईसा पूर्व से लेके तुम्हारा 50,000 ईसा पूर्व, 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व, 40,000 ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व। उसका मध्य पाषाण काल आ गया, मध्य पाषाण काल तुम्हारा 9,000 ईसा पूर्व से लेके 5,000 ईसा पूर्व। और नव पाषाण काल आ गया 5,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व, इतना। और कार्बन डेटिंग विधि भी हो गया हमारा। ठीक है। ताम्र पाषाण काल भी 2300 ईसा पूर्व से लगभग 1800 ईसा पूर्व तक था। ठीक है। ठीक है, चलो अब देखते हैं हड़प्पा। हड़प्पा संस्कृति की नॉर्मली क्या है हमारा 2500 से लेके 1750 तक माना गया है, लेकिन बहुत सी जगह इनके अलग अलग कार्यकाल दिए गए हैं। चलिए, इसमें क्या है, ये कांस्य युगीन सभ्यताओं में कहते हैं जो ताम्र पाषाण काल है ना, उसी के संबंधित ये भी है। इस संस्कृति का उदय जो है ताम्र पाषाण की पृष्ठभूमि से ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ है, जिसका नाम हड़प्पा संस्कृति के लिए इसलिए पड़ा क्योंकि सबसे पहले जानकारी हड़प्पा नामक स्थान से हुई थी। ठीक है, जो आज पाकिस्तान में स्थित है। तो यही मेन कारण है। हड़प्पा एक जगह थी, वहीं पे सबसे पहले यहाँ की जगह, पहले इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते थे, क्योंकि जितने भी साक्ष्य मिले हैं वो सिंधु नदी के किनारे किनारे ही सारी जगह खुदाई हुई और मिले हैं। तो लेकिन बाद में इसका नाम चेंज कर दी हड़प्पा संस्कृति, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा स्थान जो है वो हड़प्पा ही मिला था। ठीक है। 1921 में इसकी खोज हुई थी। तो इसकी कैसे खोज हुई थी 1921 में? हमारे देश में किसका शासन था? अंग्रेज़ों का शासन था। तो अंग्रेज़ों का शासन था, वहाँ पे क्या है, ये लोग ट्रेन की रेल बिछाने के लिए खुदाई कर रहे थे। तो जब खुदाई कर रहे थे, खुदाई में ही कुछ साक्ष्य मिले। तो फिर अंग्रेज भी एकदम अचंभित रह गए कि ये तो हमसे भी बहुत पुराने हैं और इनके पास बहुत सारा नॉलेज था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से ये संस्कृतियाँ नष्ट हो गई। उनको भी इस चीज़ का अंदेशा हो गया था। तो उसमें क्या है कि उस समय महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल के निर्देशन पर ही राय बहादुर दयाराम साहनी थे। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की, खुदाई उदाई कराई थी, सारा इन्होंने काम कराया था। 1922 ईस्वी में रखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई थी। अब ये हड़प्पा संस्कृति जो है केंद्र कहाँ पे था इसका? पंजाब और सिंधी मुख्यतः सिंधु घाटी में पड़ता था। यहीं से इसका दक्षिण और पूर्वी भाग का विस्तार हुआ है। ठीक है। हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के भाग ही नहीं, बल्कि गुजरात के राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश सीमांत भाग सम्मिलित हैं। इसका फैलाव जो है उत्तर से जम्मू कश्मीर और दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक, पश्चिम में बलूचिस्तान मगरांतर से लेकर पूर्वी तट में मेरठ तक था। तो इसका हम फिगर दिखाएंगे कहाँ से कहाँ तक इस हड़प्पा संस्कृति हमारी थी। तो ये C14 जो अभी कार्बन डेटिंग विधि है, जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति द्वारा हड़प्पा संस्कृति की तिथि जो है 2350 ईस्वी से 1750 ईस्वी के पूर्व मानी गई, जो सर्वाधिक मान्य है। कई बहुत सी जगह इसका अलग अलग है, कई जगह 2650 से मानते हैं, 2750 ईस्वी से 1750 तक मानते हैं। इसमें हमने बताया है जो एग्जैक्ट लिखा हुआ है 2350 से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। तो इसके जो सर्वाधिक पूर्वी और जो स्थल हैं, तो दामाबाद, सुतका और मांडा, आलमगीरपुर। तो इस तरह से अगर ऐसे एक बनाओगे तो यहाँ पे सबसे जो नॉर्थ में मतलब उत्तरी भाग जो है वो मांडा है। ठीक है, मांडा। और सबसे दक्षिणी भाग है वो है तुम्हारा दामाबाद, महाराष्ट्र का। ठीक है, दामाबाद। और सबसे पूर्वी भाग देखोगे तो सुतका है, ये है पाकिस्तान में। और सबसे पश्चिमी भाग जो है ये है तुम्हारा आलमगीरपुर। पूर्वी भाग है आलमगीरपुर और पश्चिमी भाग है सुतका, उत्तरी भाग है मांडा, दक्षिणी भाग है दैमाबाद। दक्षिणी से दैमाबाद, जो दक्षिण में वो दैमाबाद है, डी से ही दोनों हैं।
और मांडा ऊपर है। उसके बाद आलमगीर तुम्हारा ये मेरठ में है, उत्तर प्रदेश में। तो सुतगा इंडोर ये पाकिस्तान में है, और दायमाबाद महाराष्ट्र में है। तो इसमें देखो कौन कौन सी नदियाँ हैं। महाराष्ट्र के नगर जिले के प्रवरा नदी के किनारे पर स्थित है दायमाबाद, ठीक है। ये जो है सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है दायमाबाद, बता दिया मैंने दक्षिणी स्थल। उसका सुतका इंडोर ये दाश्क नदी किनारे स्थित है। इसकी खोज 1927 ईस्वी में हुई थी। इसका क्षेत्रफल लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। ये 7 सैंधव स्थलों के नगर की संज्ञा दी गई है, जिसमें कौन कौन से थे? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौंदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली और धौलावीरा। पंजाब में हड़प्पा और सिंध में मोहनजोदड़ो दोनों पाकिस्तान में स्थित हैं, जो एक दूसरे से 483 किलोमीटर दूरी स्थित है, जिसे सिंधु नदी जोड़ती है। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक सार्वजनिक स्थल विशाल स्नान। मोहनजोदड़ो को का जो हिंदी में मीनिंग होता है, वो इसको बोलते हैं मृतकों का टीला। तो मृतकों का टीला के साक्ष्य मिले, मतलब बहुत ही बड़ा मृतकों का टीला यहाँ पे मिला था, ठीक है। यहाँ पे एक विशाल स्नानागार, ये दो बहुत ही मुख्य स्थल हैं। विशाल स्नानागार मिला है। इसकी देखो लंबाई कितनी है, 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा। इसमें उतरने के लिए उत्तर से दक्षिण की ओर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। स्नानागार का जो फर्श है वो पक्की है। इसके मध्य एक स्नान कुंड स्थित है। मतलब समझो कितना बड़ा स्नानागार है। इतने में तो लोगों के घर बने होते हैं विश्व। इसका जो है कार्य जो है धार्मिक अनुष्ठान संबंधी स्नान के लिए होता था। मांडा ये हमारा अखनूर जिले के चिनाब नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। इसका विकास हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक उत्तरी स्थल में है। ये पढ़ लेना खुद ही। आलमगीर तुम्हारा उत्तर प्रदेश के मेरठ में हिंडा नदी किनारे है, बस इतना ही। इसकी खोज 1958 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। ये यज्ञदत्त शर्मा द्वारा खोजा गया था। तो ये हमारा हो गया इसका भौगोलिक विस्तार, कहाँ से कहाँ तक है, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। उसका नेक्स्ट देखते हैं, ये पढ़ लेना, इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद कृषि कैसे शुरुआत हुई थी। वर्तमान में सिंधु प्रदेश में पहले की अपेक्षा बहुत कम वर्षा होती थी, इसीलिए यह प्रदेश उतना उपजाऊ नहीं था, ठीक है। और पहले ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र। गांव की रक्षा के लिए खड़ी की गई पक्की ईंटों की दीवारों से स्पष्ट होता है कि प्रत्येक वर्ष यहाँ बाढ़ आती थी, ठीक है। गेहूँ और जौ की फसल का उपयोग किया करते थे। कालीबंगा में हड़प्पा काल में राजस्थान हल का प्रयोग होता था। हल जो खेत जोतने वाला हल। सिंधु सभ्यता के लोग गेहूँ, जौ, राई, मटर, राई मतलब सरसों आदि के अनाज पैदा किया करते थे, जिन्हें 9 प्रकार की फसलों का ज्ञान था। उसमें से दो किस्में गेहूँ हैं, और इसके अतिरिक्त तेल सरसों का भी उगाते थे। तो इतना तो एग्रीकल्चर में इनका था। उसका नेक्स्ट देखते हैं। कपास का उत्पादन का श्रेय भी सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है। कपास की खेती भी क्या करते थे, तो यूनान के लोग इनको सेंडन कहने लगे थे। पशुपालन में क्या है कि बैल, गाय, बकरी, भैंस, बकरी, भेड़, सुगर प्लेट सुगर है, ये सुगर नहीं है। एक कुबड़ वाला सांड सबसे प्रिय कुत्ते, और इनको भी बिल्ली के पैरों के निशान मिले हैं। कुत्ते प्रारंभ से ही पालते थे। सिंधु घाटी ये थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है। सिंधु घाटी हाथी और घोड़ों से परिचित थे, किंतु इन्हें पालतू बनाने में ये सफल नहीं हो सके थे। इसके भी साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा काल में गंडे का भी प्रमाण मिला है। बंदर, भालू, खरहा आदि जंगली जानवरों का भी ज्ञान था। जंगल में रहोगे तो जंगली जानवरों का ज्ञान तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा, तो इसमें इतना ज़्यादा वो नहीं है। ज़्यादातर पालतू जानवर जो आजकल हम पालते हैं, उस टाइम पे भी ये लोग सीख गए थे। शिल्प और तकनीकी का कितना ज्ञान था वो भी देखते हैं। हड़प्पाई लोग जो है कांस्य के निर्माण के और प्रयोग से भली भांति परिचित थे। कांसा और कांसा जो है तांबे के टिन को मिलाकर धातु जो शिल्पियों द्वारा बनाया जाता था। कांसे के औजार व हथियार मिले हैं, जिसमें टिन की मात्रा अत्यंत कम है। मतलब समझ सकते हो कि इनके पास जो शुद्ध कांसा है उसका ये यूज करना भली भांति जानते थे। मतलब ये बहुत ही अच्छे शिल्पकार भी थे, और तकनीकी ज्ञान भी इनके पास था कि टिन की मात्रा कितनी मिलानी कितनी नहीं मिलानी है, इससे हमें ये पता चलता है। मोहनजोदड़ो में बने हुए जो सूती के कपड़े का एक टुकड़ा मिला है, और कई वस्तुओं कप अब सूती कपड़ा मिला है, तो तुम्हें इसका मतलब ये कपास की खेती किया करते थे और कपड़े भी बनाना जानते थे। तो कपड़े की छाप भी देखने में आई है, तो मतलब छाप देखने में आई है, तो उसमें इनके ये भी क्लियर है कि इनके पास ये केमिकल का भी ज्ञान जानते थे। केमिकल की भी इन्होंने खोज कर ली थी, क्योंकि बिना केमिकल के तुम छाप नहीं कर सकते हो। कुम्हार का चक्र का भी प्रचलन था। ठीक है, मृतभांड मिले हैं तो कुम्हार का चक्र तो होगा ही, तभी तो मृतभांड है। मुख्य विशेषता ये थी, मृतभांड को चिकना और चमकीला बनाते थे। मतलब हड़प्पा सभ्यता में ही चिकन चमकीला मृतभांड बनाने लग गए थे, मतलब केमिकल फिक्स था।
व्यापार, हाँ व्यापार में ये जरूरी है, इससे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। हड़प्पाई लोग जो है सिंधु सभ्यता क्षेत्र के भीतर पत्थर, धातु और हड्डी आदि का व्यापार किया करते थे। धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे, ये पहिया से प्रचलित थे। हड़प्पा के ठोस पहियों की गाड़ियाँ प्रचलित थीं। बहुत सी हड़प्पा मोहरें मेसोपोटामिया की खुदाई मिली। मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया इराक का पुराना नाम है, ठीक है। ईरान का पुराना नाम फारस है। तो मेसोपोटामिया के लोगों से इनका व्यापार हुआ करता था। हड़प्पाई लोगों ने मेसोपोटामिया नागरिकों के अनेक प्रसाधन का अनुकरण किया था। मेसोपोटामिया के पुरालेख जो उनके भी लेख हैं, वहाँ भी दो मध्यवर्ती व्यापार केंद्र का उल्लेख मिला है, जिसमें दिलमून और माकन, यह दोनों मेसोपोटामिया के मेलुहा स्थित मध्य में स्थित है। दिलमून की पहचान फारस की खाड़ी के बहरीन से की जाती है, ठीक है। फारस जानते हो ना, ईरान का पुराना नाम है, मेसोपोटामिया इराक का पुराना नाम, मतलब इन दोनों देशों से हमारे जो है पुराने संबंध रहे हैं, व्यापार भी किया करते थे। व्यापार करते थे इसका मतलब क्या समझ रहे हो कि हमारे पास नेवी का भी ज्ञान रहा होगा। लोथल में बहुत ही बड़ा एक पोर्ट मिला है, तो हमारे पास नेवी का भी ज्ञान था, मतलब हम जहाज भी बनाना जानते थे हड़प्पा के लोग। सरगोन में सुमेरियन लेख के बहरीन में उगते हुए सूरज का देश कहा गया है। मेसोपोटामिया में जल व थल दोनों मार्ग, थल फल नहीं थल है ये, दोनों मार्गों से व्यापार के प्रमाण मिले हैं, समझ रहे हो। जल से मतलब नेवी भी इनके पास थी, और थल मतलब थल में तो रहते ही थे। मिस्र से कम संपर्क रहा है, किंतु वहाँ के हड़प्पा प्रकार की गुड़िया प्राप्त हुई है। हड़प्पा के प्रकार हड़प्पा में जैसी गुड़ियाँ बनाई जाती थी, उसी तरह की गुड़िया जो है मिस्र में भी प्राप्त की गई है। इससे कुछ ये मतलब क्लियरिटी नहीं है, बट इससे ये है कि मिस्र से भी हमारे व्यापारिक संबंध रहे हैं। अब राजनीतिक संगठन क्या थे। हड़प्पा कालीन में राजनीतिक व्यवस्था के वास्तविक स्वरूप के विषय में हमें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। यानी सामाजिक जीवन, मातृ देवी की पूजा, मोहरों पर अंकित चित्र से परिलक्षित होता है कि हड़प्पा समाज संभवतः मात्र सत्तात्मक था। नगर नियोजन, दुर्ग मकान के आकार व रूपरेखा, शवों को दफनाने के ढंग से देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि सिंधु समाज अनेक वर्गों जैसे पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, शिल्प और श्रमिकों में विभाजित रहा होगा। तो ये तो ज़्यादातर सभी सामाजिक जीवन में होता है। पुरोहित वर्ग अलग होगा, व्यापारी वर्ग अलग होगा, अधिकारी वर्ग अलग होगा, शिल्पकारी अलग होंगे, श्रमिक अलग होंगे। तो उसी टाइप से थोड़े बहुत साक्ष्य मिले होंगे। सैंधव सभ्यता के लोग जो है युद्ध प्रिय कम थे, शांत प्रिय अधिक लोग थे। यहाँ के निवासी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। भोज्य पदार्थों में गेहूँ, जौ, मटर, तेल, सरसों, खजूर, तरबूज के साथ सुअर, बकरी, मछली आदि का मांस जो है प्रयोग किया करते थे। सूती व ऊनी वस्त्र दोनों प्रकार के पहने जाते थे, जैसा कि हमने पीछे भी बताया ही था। आभूषणों के प्रयोग पुरुष और महिलाएं दोनों करते थे। मनोरंजन के लिए क्या है, पासे का खेल है, नाचते कूदते थे, शिकार करते थे, पशुओं की लड़ाई, आज भी मुर्गा लड़ाई होती है, आदि प्रमुख साधन थे। धार्मिक उत्सव और समारोह समय समय पर धूमधाम से मनाया जाता था। चलो बहुत बढ़िया, मतलब इसका नेक्स्ट देखते हैं। धार्मिक प्रथाएं हड़प्पा में पक्की मिट्टी से स्त्रियां मूर्तियां की संख्या में मिली हैं। एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा दिखाया गया है। इससे संभवतः ये प्रतीत होता है कि ये पृथ्वी देवी की प्रतिमा है। हड़प्पाई लोग धरती को उर्वरता की देवी समझते थे और इसकी पूजा उसी तरह किया करते जिस तरह मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस की पूजा किया करते थे। तो समझो, हमारे पास जो जिसकी खोज हम आजकल कर रहे हैं, वो खोज तो हमारे पास पहले से ही थी। सिंधु घाटी के देव पुरुष देवता को एक मोड़ पर चित्रित किया गया है, जिसके सिर पर 3 सिंह हैं। इसमें एक योगी जो है ध्यान मुद्रा, मतलब मेडिटेशन का शुरुआत पहले भी थी। मेडिटेशन लोग पहले भी जानते थे। अगर योगी मुद्रा में एक मूर्ति मिली है, मतलब मेडिटेशन लोग करते थे, तभी तो उसकी मूर्ति बनाई है। और उसके चारों ओर एक हाथी, एक बैल, एक गंडा, और आसन के नीचे एक भैंस है। मतलब ये जानवरों का भी बहुत ही सम्मान किया करते थे। तभी एक योगी के आसपास जानवरों को खड़ा और बैठा दिखाया गया है। पैरों के पास 2 हिरन है। इस मोहर पर चित्र देवता पशुपति महादेव की महिमा तो अपरंपार है। अभी भी महादेव देखो हड़प्पा काल से चले आ रहे हैं। महादेव की प्रतिमाएं अभी अगर और खुदाई की जाए तो पता नहीं कहाँ कहाँ मिलेंगी। सिंधु सभ्यता में लिंग पूजन का प्रचलन मिलता है। कालांतर में शिव की पूजा का गहन रूप से जुड़ गई है। हड़प्पा में पत्थर से बने लिंग, योनि के अनेक प्रतीक मिले हैं। यहाँ पर पशुओं और वृक्षों की भी पूजा होती थी, जिसमें
मुख्य रूप से पीपल के डालों में विराजमान देवता चित्रित हैं। ये खुद ही पढ़ लेना, ज़्यादा बस हल्का फुल्का नॉलेज होना जरूरी है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे। हड़प्पा लिपि में क्या है, सिंधु लिपि विषय में सर्वप्रथम विचार व्यक्त करने वाला व्यक्ति अलेक्जेंडर था, अलेक्जेंडर कनिंगम। 1873 ईस्वी में बताया कि इस लिपि का संबंध ब्राह्मी लिपि से, ब्राह्मी लिपि जानते हो ना, जो जो हमने अभी ये लिखा हुआ, ये ब्राह्मी लिपि में ही है, ठीक है। सिंधु लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास जो है 1925 ईस्वी में एले वेडल ने किया था। रदभाण रदभाण हड़प्पाई लोग कुम्हार के चाक का उपयोग करके करने में बहुत कुशल थे भाई, ठीक है, बताया हुआ है, वही चीज़ है और कुछ नहीं। यहाँ के मृतभाण अधिकांशतः लाल व गुलाबी रंग के हुआ करते थे। लाल व गुलाबी बना रहे हैं मतलब केमिकल डाल रहे हैं। यहाँ पर अलंकरण अलंकरण कर रहे हैं मतलब सजावट कर रहे हैं, काले रंग से हुआ था। मृतभाण पर सिंधु लिपि मिलती है। लोथल से प्राप्त एक वृक्ष पर मुंह में मछली पकड़े हुए एक पक्षी को दर्शाया गया तथा नीचे एक लोमड़ी चित्रित है। यह पंचतंत्र की कथा चालक लोमड़ी को दर्शाता है। बाकी ये मोहरे हैं, बाकी ये देख लेना, ठीक। अंतिम संस्कार देख लो, 3-4 तरीके से करते थे। सिंधु सभ्यता के मृतकों के अंतिम संस्कार 3 प्रथाएं मिलती हैं, जिसमें पूर्ण समाधिकरण में क्या करते थे, मृतक को पूरी तरह से जमीन में गाड़ दिया करते थे। उसके बाद आंशिक समाधिकरण में क्या करते थे कि इसमें पशु पक्षियों को खाने के लिए छोड़ देते थे। उसके बाद जो शेष भाग बचता था फिर इसको भूमि में दफना देते थे, जमीन खोद के। ये आंशिक समाधिकरण हो गया। और उसके बाद है हमारा जलाना, तो वो तीसरी रूप है, जो जलाते थे ना, तो वो तीसरी तरह से है। जो आंशिक समाधिकरण है ये प्रथा पारसी धर्म में मिलती है, पारसी विधि में मिलती है। अब सिंधु सभ्यता के पतन के कारण कौन कौन से थे, इसमें इतिहासकारों के अनेक मत हैं, जिसमें गार्डन चाइल्ड व व्हीलर ने बोला है सैंधव सभ्यता विदेशी आक्रमण व आर्यों के आक्रमण से नष्ट हो गई है। जॉन मार्शल के अनुसार क्या है, एक सभ्यता में जो है विनाश के कारण भूकंप आया और नष्ट हो गई है। हेयर सर्विस के अनुसार संसाधन की कमी, वन कटाव और पारिस्थितिकी असंतुलन पतन का कारण था। जॉन मार्शल क्या कहते हैं, सिंधु सभ्यता बाढ़ के कारण नष्ट हो गई है। राइकस डेल्स डीरी कौशाम्बी के अनुसार मोहनजोदड़ो के लोगों की आग लगा सामूहिक रूप से हत्या कर दी गई है, आग लगाकर सामूहिक रूप से हत्या कर दी गई। तो ये कुछ सिंधु सभ्यता के पतन के कारण हैं। तो यहाँ पे हमने बहुत ही कम समय में बहुत ही कम चीज़ों को लेके और पूरा हमने विस्तार से बता दिया है। जिसमें पाषाण काल पूरा, मतलब पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, इन सब का हमने यहाँ पे अध्ययन किया है। इसमें क्या है कि हमको देखो, अगर और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करना है तो बताना, एक और बड़ा वीडियो बनाएंगे और दोनों को अलग अलग करेंगे, पाषाण काल अलग और हड़प्पा सभ्यता अलग। तो इसमें हमें क्या है, पूरा निचोड़ हमें मिल जाएगा। इससे क्या है, ये हमें एक टाइम वाइज हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो हमने थोड़ा सा ही डाटा लिया है, आगे जैसे जैसे क्वेश्चंस जहाँ से ज़्यादा पूछे जाते हैं वहाँ का डाटा हम ज़्यादा लेंगे। यहाँ का डाटा अगर ज़्यादा तुम लोगे, रटते रहोगे, डाटा बहुत सारे निकलते रहेंगे, बहुत सारी इसमें तुम्हें कमियाँ भी दिखेंगी कि यहाँ पे टाइम पीरियड ये दिया गया है, दूसरी जगह पे ये टाइम पीरियड दिया गया है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो क्लियर हैं, मृदभाण है, कार्बन डेटिंग विधि है, इनका टाइम पीरियड है, कौन सा पीरियड पहले आया कौन सा बाद में आया। उसके बाद जो मेन चीज़ें हैं, कहीं कौन से स्थलों से क्या चीज़ प्राप्त हुई, व्यापार कैसे करते थे, इनका सामाजिक जीवन कैसा था, ये समाधिकरण कैसे किया करते थे। तो कुछ चीज़ें हैं उनको, वो सब जगह सेम रहेंगी, वो हमने यहाँ भी डिस्कस कर लिया है। आगे हम टॉपिक को और बढ़ाते जाएंगे। जैसे नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारा हड़प्पा सभ्यता के बाद क्या आता है। अगर देखो तो 1500 से लेके हमारे वैदिक काल आते हैं, 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व तक। तो वैदिक काल हम डिस्कस करेंगे, उसमें हम थोड़ा और डाटा अच्छा और ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो इसी तरह से कुछ और ऐड करवाना चाहते हो तो बताना, हम जो पिछली वीडियो में कुछ और लोग चाहते हैं कुछ और ऐड करें वो भी ऐड करेंगे। चलिए, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें।